तो चलिए कंटिन्यू करते हैं मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा को। और इसी क्रम में आज अपन लोग सीखने जा रहे हैं जो एक पोर्शन था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, उसको अपन ने एक जो नॉर्मल 3 लॉज थे उसको अपन ने सीखा। लेकिन अब जो 3 लॉज आने वाले हैं वो अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि अब ये लोगों को डाउट आने लगा कि जो केमिकली कंबाइंड होते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन करवानी, कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक चाहिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि कितना क्रियाकारक कितने क्रियाकारक से अभिक्रिया करेगा। मतलब 2 रिएक्टेंट ले लिया आपने, तो 2 रिएक्टेंट कौन सा कितना चाहिए, कौन सा क्रियाकारक की मात्रा, कौन से क्रियाकारक कितना अमाउंट चाहिए, बहुत बड़ी दिक्कत आने लग गई। सर ये बहुत बड़ी दिक्कत कैसे हो सकती है? एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट लेक्चर में से डिस्कस हुआ भी था। एक बार सोचो कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है, जैसे H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, या फिर C प्लस O2, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल था, C प्लस O2 से CO2 बना था। तो आपको एक बड़ा प्यारा डाउट आया होगा वहाँ पे, मैंने इसका 12 ग्राम लिया और इसका 32 ग्राम लिया, ऐसा हुआ था। जैसे H2 प्लस O2 से H2O बन रहा है, वहाँ पे भी ये डाउट आना चाहिए था। जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था इसका 4 ग्राम लेता हूँ तो इसका 32 ग्राम लेना पड़ेगा। फिर एक डाउट सर, मतलब डाउट ये था कि साहब ये 32 के लिए ये तो 12 ग्राम चाहिए, लेकिन ये 32 के लिए 4 ग्राम ही चाहिए, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या दिक्कत है? जबकि सर रिएक्शन को देखने पर लग रहा है यार यहाँ पर 2 आया हुआ, इसको डबल लेना चाहिए, सर इससे डबल लेना चाहिए। अजीब सी बात नहीं लग रही? और सोचो कि मैंने 32 ऑक्सीजन खरीद ली मार्केट से, 32 ग्राम, तो कार्बन कितना जलेगा, कितना ग्राम कंबस्ट करेगा, कितना कार्बन रिएक्शन करेगा। मैं गलती से 10 ग्राम ले आया, तो ये क्या है कि 12 ग्राम पूरा करता है, तो 10 ग्राम कम नहीं रहेगा क्या? तो बच नहीं जाएगा क्या? देखो फिजिकल कंबाइनिंग केमिकल कंबाइनिंग में फ़र्क क्या है। फिजिकल में क्या होता है कि जैसे चीनी पानी के अंदर घोलते हो, 1 गिलास में आपने 1 चम्मच चीनी घोली, ये फिजिकल कंबाइनिंग है। आपने 1.5 चम्मच घोली तब भी घुल जाएगी, मना नहीं करेगी। हाँ एक हद तक घुलते घुलते उसके बाद मना करे, लेकिन उस हद से पहले आप कितना कम ज़्यादा कर रहे हो ऐसे पानी मना नहीं करेगा भैया यार मैं तो नहीं घुलने वाला इसको, तो एक्स्ट्रा भेज दी। मैं इतना ही बोलता हूँ, फिजिकल कंबाइन में कोई दिक्कत नहीं आती, फिजिकल मिश्रण बनाने में कोई भी कितना ही मिला दो, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। केमिकल कंबाइनिंग में जो रिएक्टेंट जितना होना चाहिए उसका 0.0000001 ग्राम भी एक्स्ट्रा वो तो बच जाएगा। अब उसको पूरा करने के लिए नया फिर दूसरा रिएक्टेंट खरीद के लेके आ रहा हूँ, फिर वो बच गया तो फिर दूसरा लेके आ रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी क्या? रिएक्टेंट बचना एक समस्या ही है। सोचो आप, जैसे अभी तो कोई समस्या नहीं लग रही यार, अभी तो क्या दिक्कत है, हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन सोचो कि जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है, जैसे ऑक्सीजन बन रही है, जैसे अमोनिया बनती है इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में बहुत काम में आती है। जिस इंडस्ट्री में अमोनिया बन रही है तो वहाँ पर N2 जो H2 एज ए प्रोडक्ट रिएक्टेंट चाहिए होता है। तो यदि मेरे को बोल रहे हो यार 10,000 लीटर मेरे को अमोनिया बनानी है, तो यार कितना N2 और कितना H2 चाहिए वो पता तो होना चाहिए ना। कितना मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा जाए ये पता तो होना चाहिए। जब यही नहीं पता कि इसका रॉ मटेरियल कितना आना चाहिए, तो उस प्रोडक्शन के लिए मेरे को जो टेंडर मिला इतना प्रोडक्शन करना है तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। मेरे को पता ही नहीं चला, मैं बार बार तुक्के लगा रहा हूँ, ये इतना नाइट्रोजन लेके आ गया, इतना हाइड्रोजन, अच्छा इतने से इतना बन रहा है क्या, फिर वो तुक्के लगा रहा हूँ। मेरा एक डील कंप्लीट होने में कई साल निकल जाएंगे। समझ लो दिक्कत ये आ रही है। मतलब आपको जब तक ये नहीं पता ना कि कौन सा रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होता है, कौन सा रिएक्टेंट कितना चाहिए, जब तक ये बात नहीं पता तब तक आप परेशान ही होगे उस केमिकल रिएक्शंस को लेके, कितना रिएक्टेंट चाहिए और कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ये पता करने के लिए, बचना तो क्या है, इसको अपन खोलना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा हर एक बात को। तो ये बात सीखना चाह रहे थे हम लोग, और ये सीखने के लिए जब साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल्स देने स्टार्ट किए, जिसमें से काफ़ी हद तक गैलुसेक्स लॉ सेट बैठा। लेकिन उस गैलुसेक्स ने जो भी एक्सप्लेन किया अच्छा किया, इसको कुछ लिमिटेशंस आ गई। गैलुसेक्स ने भी कुछ अच्छे हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आने लग गई। तो अपन कंटिन्यू करते हैं गैलुसेक्स लॉ। चलो तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं गैलुसेक्स लॉ। ये वो लॉज है, वो नियम है, वो कानून है जो कहीं ना कहीं ये समझाते हैं कि किस तरह से केमिकली रिएक्शंस होती होगी, किस तरह से वो केमिकली कंबाइन होते होंगे। तो ये फर्स्ट मिक्सिंग के लिए स्पेशली वो फर्स्ट शेडिंग लग रहा हूँ।
गैलुसेक्स लॉ, गैलुसेक का नियम। अब गैलुसेक का नियम क्या बोलता है, सुनना, बड़ा ही प्यार से, बड़ा ही सिंपली उसने समझाया कि गैसियस रिएक्टेंट्स जो होते हैं, गैसियस रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो जब भी रिएक्शन करते हैं तो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में करते हैं, लेकिन जो गैसियस रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। वापस सुने आप इस बात को। जो गैसीय क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया कर रही है वो गैसीय क्रियाकारक समान ताप और दाब पर रखें तो वो आयतन के सरल अनुपात में अभिक्रिया करती है। वापस बोलता हूँ मैं, जो गैसीय रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और उनको यदि सेम टेम्परेचर प्रेशर पर रखा जाए तो वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में रिएक्शन करते हैं। एक एग्जाम्पल से अपने को क्लियर होगा ये बात। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ H2 प्लस O2 से 2H2O, ये भी गैस रिएक्टेंट है, ये भी गैस रिएक्टेंट, और मैं बोल रहा हूँ ये वेपर के फॉर्म में ये भी गैस बन रही है। तो इन्होंने क्या बोला कि सिंपल रेशियो यदि 50 ml इसका लेते हो तो इसका 25 ml, ये रेशियो यहीं से देखा गया था सिंपल बैलेंस रिएक्शन से, ठीक है। लेकिन जब ये गैस आप रिएक्शन करवा रहे हो तो जो टेम्परेचर हाइड्रोजन का रखा है, चाहे रूम टेम्परेचर 25 रखा है, जो भी टेम्परेचर रखा है, टी टेम्परेचर और प्री प्रेशर रखना, इसका भी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, मतलब दोनों गैसें सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए। तो इसका 50 ml के लिए 25 ml चाहिए। कितनी बड़ी दुविधा थी, सोल्व हो गई यार। सेम टेम्परेचर प्रेशर तो रहता ही यार, एक डब्बे में जो आप प्रेशर मतलब जो भी गैस लेके आ रहे हो तो देख लो कितने प्रेशर भरी हुई है और टेम्परेचर उसका, दो गैस एक ही दुकान से लेने जा रहे हो तो उस दुकान का टेम्परेचर वो सेम ही तो है, वो टेम्परेचर थोड़ी अलग हो सकता है। तो टेम्परेचर जनरली सेम रहता ही है, बस प्रेशर सेम करवाना होता है, लेके आना होता है, रिएक्शन करवानी होती है, प्रोडक्ट बनता है। और मेन दिक्कत ये होती है कि कितना लेके आना, तो वॉल्यूम में तो लेके आते हो गैसेज। वैसे भी गैसेज जो होती है इन जनरली वॉल्यूम में मेजर की जाती है और वॉल्यूम में लेके आई जाती है। तो गैस के लिए तो बहुत बड़ा समाधान मिल गया। जैसे यदि 50 ml के लिए 25 ml है, यदि मैं बोलूँ 500 ml होता तो ऑब्वियसली बात ये 250 ml होता। मैं बोलूँ ये 10 ml है तो ये 5 ml। ये रेशियो कहाँ से आ रहा है, ये 2:1 का रेशियो आ रहा है एक्चुअली। और ये सिंपल रेशियो है किसका, वॉल्यूम का। ये सिंपल रेशियो सरल अनुपात है किसका, आयतन का। यदि सेम टेम्परेचर प्रेशर पर रखी है दो गैसेज तो वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में रिएक्शन करता है। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट था और इस सिंपल से स्टेटमेंट ने बहुत कुछ तहलका मचा दिया था। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी दिक्कत आने लगी। दिक्कत क्या आई वो समझना हूँ यार। एक बात सोचो कि क्या दुनिया में सारे रिएक्टेंट गैस ही होंगे क्या? आप ही सोचो कि क्या हमेशा गैसेस रिएक्टेंट ही काम में लिया जाता है क्या? हैं कोई लिक्विड में, कोई एक्वस में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? और पॉसिबिलिटी भी है। इसके अलावा दूसरी और पॉसिबिलिटी भी है जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्शन करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो H2 भी गैस है, O2 भी गैस है, लेकिन ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आपके कोर्स में हैं जहाँ पर रिएक्टेंट जो होते हैं, जैसे HCl लिखता हूँ एक्वस, NaOH लिखता हूँ एक्वस। ज़्यादातर रिएक्शन जो करवाई जाती है एक्वस में करवाई जाती है। तो इससे क्या बनेगा, NaCl एक्वस बनेगा और साथ ही साथ H2 लिक्विड नहीं बनेगा क्या? तो ये वो एग्जाम्पल है जिसमें सेटिंग नहीं बैठी गैस की। एक क्या, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर ये जो गैस वाला फंडा नहीं बैठने वाला, तो दिक्कत नहीं हो गई क्या? मतलब ये जो गैलुसेक ने इतना अच्छा काम किया वो एप्लीकेबल था, अच्छी बात थी, लेकिन ये एप्लीकेबल कहाँ पे था? ओनली एंड ओनली गैसेस रिएक्टेंट पे था। तो परेशानी समझ में आई क्या दिक्कत इसमें हुई कि सिर्फ और सिर्फ ये गैसियस रिएक्टेंट पे ही एप्लीकेबल था। लेकिन लोगों ने सोचा यार इसने बात तो सही बताई, साइंटिस्ट उन्होंने सोचा कि इसने कितना अच्छा कंसेप्ट दिया है, तो क्यों ना हम हर किसी के लिए सोचें। इस बात को सोचने के लिए लोगों ने एक दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे आप देखोगे तो 50 ml H2 का मास 25 ml H2 के मास के इक्वल नहीं आएगा। और ये नहीं आएगा, बाद में प्रूव भी करूंगा मैं, ये मास इक्वल नहीं आएगा। तो लोगों को ये बात तो आराम समझ में आएगी, ये रिएक्शन मास में नहीं होती। तो यार हर बार वॉल्यूम में लेना, लिक्विड के लिए चेक किया, फिर लोगों ने एक्चुअली गैस पे ही सेम टेम्परेचर प्रेशर पे उसने बोला गैलुसेक ने, तो लिक्विड में फिर एप्लीकेबल नहीं हुआ, मास की सेटिंग बैठी नहीं। लोग इस चीज़ को लेकर परेशान थे। लोग इस पर दिमाग लगाने लगे यार कि वॉल्यूम इस तरह से सिंपल रेशियो से होने से क्या ऐसी चीज़ है जो सेम हो जाती है? क्या ऐसा लॉजिक है जिसके अंदर क्या ऐसा लॉजिक है जिसके अंदर ये रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं? क्या ऐसा
मतलब कंसेप्ट है, क्या ऐसी धारणा है जिसके अंदर क्रियाकारक जिससे अभिक्रिया करते हैं आयतन से वॉल्यूम से तो कर रहे हैं, लेकिन जब इनको मास में कन्वर्ट किया तो मास से मैचिंग बैठी नहीं, 2:1 का रेशियो आया नहीं। तो मास का लॉजिक तो समझ में आ गया कि रिएक्शन जो भी करवानी है कभी मास में कभी द्रव्यमान में तो नहीं करवानी, क्योंकि मास के साथ कोई मैचिंग नहीं बैठी। अब चर्चा लोग और सोचने लगे, तो इसके बाद बर्जीलियस आए। बर्जीलियस ने सोचा कि हो सकता है कि जब दो गैसेस, मैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस पे आ चुका हूँ, तो गैलुसेक्स का हाइपोथेसिस क्या था, इफ टू गैसेस सॉरी if two reactant gases are present at same temperature and pressure then they react in simple ratio of volume। यदि दो क्रियाकारक गैसें ताप और दाब की समान परिस्थितियों पर हैं तो वो आयतन के समान साधारण सरल अनुपात में अभिक्रिया करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा ये स्टेटमेंट था। इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट है, उसने कुछ प्रयास किए इस बात को समझने का कि किस तरह से ये हो रहा है। तो इस पे गैलुसेक के बाद में बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस ने क्या बोला कि हो सकता है उसके पास प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था इन बातों का। उन्होंने कहा कि मे बी के ये जो दो गैसेस थी, जब दो गैसेस हाइड्रोजन H2 एंड O2 को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर में जब लिया जाता था और यदि वॉल्यूम भी सेम ले लिया जाए तो उसमें हो सकता है नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए। मतलब दो गैसेस यदि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे प्रेजेंट है तो उनका यदि वॉल्यूम सेम लिया जाए तो हो सकता है इसमें नंबर ऑफ एटम सेम हो गए हो, और जब नंबर ऑफ एटम सेम हुए हैं तो इसमें जितने एटम आए, यदि इसमें n एटम आए तो इसमें भी n एटम आए होंगे, और n एटम के साथ अब यहाँ से रेशियो देख लो 1:2 का है तो इसका n एटम इसके 2n एटम के साथ कंबाइन हो रहे हैं। काफ़ी सही लगी बात ये, क्योंकि क्या पता उन्होंने सोचा कि एटम के साथ एटम ही कंबाइंड होता है, और होता क्या है, ये बात सही थी कि एटम कंबाइंड होके ही तो कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट कंबाइंड होके तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जो तत्व है वो आपस में मिलके ही तो अणु का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हो सकता है कि जो सेम टेम्परेचर प्रेशर की गैसेस जो प्रेजेंट है उनका यदि समान आयतन लिया जाए तो समान आयतन पर उनमें एटम्स के नंबर जो है, परमाणुओं की संख्या जो है समान हो जाती होगी। अब जिस रेशियो में तुम्हें चाहिए रिएक्शन के अंदर उस रेशियो में उठाओ, रिएक्शन करवाओ, इससे रिएक्शन हो जाएगी। तो ये गैस पे देखा, उसके अलावा सब पे देखना स्टार्ट किया, लेकिन इस लॉ का एक ड्रॉबैक आ गया, ये लॉ चल नहीं पाया। ड्रॉबैक क्या है सुनना, ड्रॉबैक क्या है, इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो चाहो तो आप, इफ टू गैसेस आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफ सेम वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस आर टेकन देन द नंबर ऑफ एटम्स आर इन बोथ गैसेस आर सेम या ऑल गैसेस आर सेम। इसमें दिक्कत क्या है सुनना, जैसे मैं इसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिससे फॉर एग्जाम्पल H2 + Cl2 से 2HCl, मैं एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ ताकि 1:1 का सेटिंग बैठ जाए, ताकि टोटल नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए। तो ठीक है, इसको भी P प्रेशर T टेम्परेचर लिया, सेम ही टेम्परेचर प्रेशर पे इसको लिया, फिर इसका वॉल्यूम V लिया तो इसका वॉल्यूम क्या लिया, V लिया। अब किसी V वॉल्यूम पे इसमें नंबर ऑफ एटम n आए होंगे, इसमें नंबर ऑफ एटम n आए होंगे। चलो अब ये बोल रहा है कि सेम वॉल्यूम पे नंबर ऑफ एटम n आ गए, सेम आ गए, तो सेम एटम के साथ सेम एटम ने अभिक्रिया की, समान परमाणु ने समान परमाणु के साथ अभिक्रिया कर उत्पाद बना दिया। ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं वॉल्यूम कुछ ऐसा लूँ कि यहाँ पर 10 एटम आ जाए, यहाँ पे भी 10 एटम आए, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसी ने बोला वॉल्यूम इस तरह से लूँ कि यहाँ पर 1 एटम आ जाए और यहाँ पे 1 एटम आ जाए, एक थ्योरेटिकल चर्चा चल रही थी। और फिर किसी ने बोला मैं कुछ वॉल्यूम ऐसा लूँ यहाँ पर हाफ एटम आए और यहाँ पे भी हाफ एटम आए, लेकिन इसमें दिक्कत हो गई थी। इसमें दिक्कत ये हो गई थी क्योंकि हाफ एटम की पॉसिबिलिटी नहीं होती थी, क्योंकि तब तक डाल्टन्स थ्योरी मार्केट में थी, और डाल्टन ने बोला कि जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, इनडिविजिबल होता है, वो उसको अविभाज्य होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर सर आपका रूल जो गलत हो गया। ठीक है, तो ये रूल तो हो गया फेल। काफ़ी अच्छा प्रयास था बर्जीलियस का, लेकिन इस रूल पे बाजी मारी अवेगेद्रो ने, इस रूल पे जो बाजी मारी अवेगेद्रो साहब ने मारी, और गजब धमाल किया, कमाल किया, कुछ भी है तो, और गजब लॉजिक सोचा, और उसके बाद ही इतने सारे केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन बनने लगे। अब मैं जो फील देने जा रहा हूँ ना यार, वो आज तक की सब फीलिंग से डिफरेंट है। प्लीज़ आप हर एक शब्द के साथ जाना, मेरे बहुत कुछ अच्छा और नया और डिफरेंट आने वाला है, तो प्लीज़ शब्दों के साथ जाना।
मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो 10 मिनट लूँगा मैं आपके, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आगे तो हाइपोथेसिस, थर्ड नंबर पे अपन लोग, दूसरे बर्जिलियस आगे, तीसरे पे आवेगाद्रो। आवेगाद्रो हाइपोथेसिस। तो आवेगाद्रो ने क्या बोला, वही स्टेटमेंट रिपीट कर दिया जो बर्जिलियस ने कहा था कि जहां पर सेम टेम्परेचर प्रेशर पर यदि दो गैसेस को रखा जाए, यदि दो गैस समान ताप और दाब पर उपस्थित है और यदि इनका सेम वॉल्यूम लिया जाए तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे भाई, एटम नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। और जो ड्रॉबैक वहां तक लोगों ने सोचते सोचते कहा कि हाफ एटम रखा, वहां पर हाफ मॉलिक्यूल रखा, तो पॉसिबल था ना यार, मॉलिक्यूल तो डिविजिबल है, अणु तो विभाजित हो सकता है, तो क्या दिक्कत थी, डिविजिबल है मॉलिक्यूल तो वो स्टेटमेंट सही हो गया था। इसने क्या बोला कि यदि दो गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ली जाए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ली जाए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ली जाए, और इसमें सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे ले अपन लोग, तो मैं क्या बोलूंगा, ये टेम्परेचर प्रेशर सेम लिया, टेम्परेचर प्रेशर सेम लिया, तो यदि इनका वॉल्यूम सेम लिया जाए, इसका भी वॉल्यूम लिया, इसका भी वॉल्यूम, तो इनमें क्या हो गए, सेम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल सेम, इसमें एन मॉलिक्यूल है तो इसमें भी एन मॉलिक्यूल है, ये बात समझ में आई, इसमें एन मॉलिक्यूल है तो इसमें भी एन मॉलिक्यूल है, मतलब इसके एन मॉलिक्यूल इसके एन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड, और बिल्कुल सही बात थी, इसके एन मॉलिक्यूल इसके एन मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइंड हो रहे, बिल्कुल सही बात थी। और जब लोगों ने बोला कि, अब लोगों ने तो क्या बोला, अवोगाद्रो की बात सही निकल गई, तो अवोगाद्रो ने ही बोला, जब कोई व्यक्ति सही होता है ना फिर वही बोलता है, दुनिया सुनती है, ध्यान रखना। जब आप जिंदगी में सही होने लग जाओगे, आपके डिसीजन सही होने लग जाएंगे, तो आपको सुनने के लिए तैयार बैठी रहेगी, ध्यान रखना। इसलिए विक्ट्री, इसलिए जीतना है हमें, है ना, आपको बहुत अच्छा करना था कि आपको सुनने के लिए तरसें लोग। चलो आ जाओ, तो मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन एटम आए होंगे, और यदि किसी ने बोला कि यहाँ पर 12 एटम के मॉलिक्यूल अणु, यदि यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल हो तो यहाँ पे 12 आएगा क्या किसी वॉल्यूम पे, बिल्कुल सही बात है। इसका 1 दर्जन नहीं हो गया क्या, 1 दर्जन हो गया ना। फिर लोगों ने बोला कि यदि यहाँ 6 × 10⁻23 और यहाँ पर भी 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे क्या, बोला जी बिल्कुल होंगे। क्या ये एक मोल नहीं हो गया क्या, और क्या ये भी एक मोल नहीं हो गया भाई साहब। तो रिएक्शन जो है इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, और इसका कितना बनेगा, क्या बनेगा बताया जाएगा। अब इस बात को और देखो, 2H2 + O2 से लोगों ने फिर चर्चा करनी स्टार्ट की, और जब बोला सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिया जाए, सेम टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि इसका 2 टाइम वॉल्यूम लेना है, इसका भी वॉल्यूम ही लेना है सिंपल रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इसमें 2n मॉलिक्यूल आए होंगे, इसमें n मॉलिक्यूल आए होंगे, तो किसी टाइम पर इसमें 2 टाइम्स ऑफ 6 × 10⁻23 भी आए होंगे, कुछ n की वैल्यू या v की वैल्यू रखने पर, तो इसमें 1 × 6 × 10⁻23 आए होंगे, अवोगाद्रो नंबर नाम से जाना गया। क्या ये 2 मोल नहीं हो गया क्या, क्या ये 1 मोल नहीं हो गया क्या। यहां से लोगों को बात समझ में आई कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ जाएगा, और रिएक्शन जो होगी मोल में होगी। दिमाग फिट कर लो, हिट कर लो, सेट कर लो कि रिएक्शन हमेशा मोल के अंदर होती है भाई, रिएक्शन हमेशा मोल के अंदर होती है। क्रियाकारक हमेशा अभिक्रिया मोल में करते हैं, ना बाहर में करते हैं। आयतन की सेटिंग सेम टेम्परेचर प्रेशर बैठती है, और जो मोल का लॉजिक है ना वो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि स्टेट पे डिपेंड करता है, एक्वस लिया कुछ लिया तो मुद्दा क्या मिला, एक मोल। इसलिए आज तक अपन ने मोल सीखा कि रिएक्शन जब होती है, रिएक्टेंट जब क्रिया करते हैं, क्रियाकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो मोल के अनुपात में करते हैं। मोल किससे करते हैं, इसलिए मोल सीखा भाई। जब द्रव्यमान मास में कर ले तो आज मोल देने की जरूरत थोड़ी पड़ती, ये चैप्टर ही नहीं होता आज, इसलिए मोल में किया। समझ आई बात, जबरदस्त चीज़ है यार, जबरदस्त चीज़, शानदार शानदार। इस चीज़ को नोट करो, दिमाग को सेट करो। ये वो बातें हैं जो दुनिया नहीं पढ़ाती, क्योंकि यार ये तो क्या ही पढ़ा है, अवोगाद्रो ने कुछ बोल के चला गया तो चला गया। नहीं भाई, ये जो बोल के चला गया ना, ये यदि नहीं सीखते ना, इस पर ध्यान नहीं देते ना, तो आज मोल कंसेप्ट चैप्टर नहीं बनता यार। क्यों सीख रहे हैं मोल, ये बात यहीं से तो पता चली, क्यों सीख रहे हैं मोल, क्यों मोल की इंपॉर्टेंस वैल्यू क्या है, ये यहीं से तो पता चली यार, अदरवाइज पता थोड़ी चलती है अपने को। तो यहाँ तक सेट है, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए यार, आपकी शेयरिंग हमारी केयरिंग है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।